एक बड़ी खबर आ रही है कि नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, इजराइल के और आर्मी चीफ हलेवी तीनों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी पिछले कुछ दिनों में, और तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होने जा रहा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बड़ी खबर है, इससे इजरायली कैसे उभरेगा, इससे इजराइल कैसे उभरेगा, हम आपके सामने देखिए पहले जो कल से लेके आज तक की कुछ खबरें हैं पिछले 24 घंटों की। सबसे पहले तो देखिए जो इस्माइल हानिया जो हमास के पोलिट ब्यूरो चीफ है टर्की में, वो नेल्सन मंडेला की जो ग्रैंडसन है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका भी एक्स हैंडल सस्पेंड हो गया है, उनसे ये टर्की में मिले। इनका नाम नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन का मिस्टर निकोसी ज्वेलवेल मंडेला, मिस्टर निकोसी ज्वेलविलाइल मंडेला। और ड्यूरिंग द मीटिंग द हेड of the movement expressed deep appreciation, मतलब इस्माइल हान ने expressed deep appreciation for South Africa's historic stance on bringing the occupation to the International Court of Justice on charges of committing genocide in the Gaza Strip, highlighting the profound injustice inflicted upon the Palestinian people and applauding the South African government and people for their support of the Palestinian cause. और ये पूरा देखिए इन लोगों ने रिव्यू किया, और मिस्टर मंडेला ने जो इस्माइल हानिया का जो परिवार मारा गया, उनके 3 बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके उसमें कंडोलेंस दी। अब देखिए इसका जो एक खास महत्व है कि नेल्सन मंडेला अपने दिनों में पूरी तरह से पैलेस्टीनियन कॉज के साथ थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कह दिया था कि साउथ अफ्रीका अगर फ्री हो जाता है, वो तो अर्ली 90s में अपार्थाइड वहाँ से हट गया, तो अगर साउथ अफ्रीका फ्री हो जाता है तो वो काफ़ी नहीं है, पैलेस्टाइन को फ्री होना ज़रूरी है। इस संदर्भ में देखिए ये मीटिंग, और टर्की में ये मीटिंग हुई। अब आप देखिए, अच्छा ये जो देखिए बात है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने केस किया है जेनोसाइड का इजराइल के ऊपर, और एक प्रिलिमिनरी जिसका कुछ प्रिलिमिनरी उसका जजमेंट भी 26 जनवरी को आया, जिसने इजराइल को कुछ रोक लगाई इजराइल पे। इजराइल नहीं माना। अब जो जेनोसाइड का जो एक चार्ज है वो बड़ा है, जिसमें 1-1.5 साल लगेगा प्रूव होने में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने जा रहा है, इसमें फ़र्क है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेशंस जाते हैं, नेशंस के खिलाफ, एक नेशन दूसरे नेशन के खिलाफ जाता है, जो UN मेंबर्स हैं और जिन्होंने एक जो 1948 का जो पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो वो है, ये कॉवेनेंट है, वो साइन किया हुआ है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये सेपरेट संस्था है, दोनों हेग में हैं, लेकिन वो सेपरेट संस्था, उसमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ अगर वो वॉर क्राइम्स करते हैं या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्राइम करते हैं तो लोग जाते हैं। और उसमें मिल्सोविच जो यूगोस्लाविया के जो लीडर थे, जिनके ऊपर एथनिक क्लेंसिंग का आरोप था, उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद अभी एक प्यूटिन के खिलाफ भी एक प्रिलिमिनरी एक अरेस्ट वारंट ICC ने इशू किया था। हालांकि उस पर डिबेट है कि वो ICC की तरफ से आया था या वो कुछ अमेरिकन मैनिपुलेशन से हुआ था। ये लेकिन जो ये जो चीज़ है, ये जो इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि इजराइल अमेरिकन कैंप में माना जाता है कि अमेरिकन कैंप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके प्रोसीडिंग्स को वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए वहाँ उसका नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करना एक बड़ी बात है। अब देखिए, अब एक और जो खबर आती है कि मुजाहिदीन, मतलब जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक और बम्बार्डमेंट किया इजरायली सेटलमेंट्स पे। उसके बाद जो बड़ी घटना, नेत्जरीम एक्सेस जो साउथ ऑफ गाजा, जिसपे हम बताते रहे आपको कि जिसको इजराइल ने अपने कंट्रोल में कह दिया है कि 16% नॉर्थ गाजा का जो क्षेत्र है वो हमारे कब्जे में, वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई। वहाँ पर कई दिनों से रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि बची खुची इजरायली यूनिट वहीं पर है, कई दिनों से रेजिस्टेंस वहाँ पर एक बम्बार्डमेंट कर रहा है। और कल की खबर है, और मतलब कल देर रात की, आज सुबह की उसमें तीर निशाने पे लगा और कई लोग घायल हुए इजराइल के, और उनके लिए हेलीकॉप्टर्स आते जाते देखे गए लगातार नेत्जरीम एक्सेस में। इट इज़ अ बिग इंसिडेंट। ऐसा लगता है कि जो पिछली घटनाओं में, जो उस दिन मैंने बताया था कि राफा में जो 50 IDF के
कमांडोज को हमास ने और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ढकेला पीछे। तो उसके बाद से ये एक बड़ी घटना है, ये एक, और इसमें जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन में आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज जैसे जेनिन उनको पूरा खोद डाला, उनको बुलडोज़र वगैरह उन पर चलाया। और फिर एक खबर आती है कि जो सरोका हॉस्पिटल है, नकाब एक जगह है इजराइल में, वहाँ सरोका हॉस्पिटल में कई हेलीकॉप्टर्स लैंड हुए नेत्जरीम से, जो नेत्जरीम आए थे इजराइल से, और नेत्जरीम से घायल फौजियों को ले गए, घायल और मृत दोनों। ये खबर है, ये चीज़ कंफर्म करती है कि नेत्जरीम एक्सेस पे कोई बड़ी घटना हुई है जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं और या घायल हुए हैं। अब देखिए एक और खबर आती है कि जो अल असल एरिया है खान यूनिस का, वहाँ पर कुछ इजरायली ट्रूप्स देखी गई, तो उन पर तुरंत रेजिस्टेंस ने हमला किया और वो पीछे हट गई। उसके बाद एक यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी है, उसका एक पूरा बयान आता है और वो उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को थैंक्स किया है। अभी तक ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन गया। देखिए अजीब सी बात है, अभी तक ये नहीं पता है, और अरेस्ट वारंट्स की भी बात हो रही है। और ये जो यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी है, इसका प्रो पैलेस्टीनियन एक टिल्ट रहता है। हालांकि ये यूरोपियन यूनियन की ही संस्था है ब्रॉडली, बट इसका एक प्रो पैलेस्टीनियन थ्रस्ट रहता है। और इसने भी अपनी एक खबर में कहा है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और चीफ ऑफ इजरायली स्टाफ जो कि आर्मी चीफ है हर्जी हलेवी, इन तीनों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं वारंट इशू हो सकता है या होने की प्रक्रिया में है। और ये देखिए एक जो प्रोसिक्यूटर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स गई, और उनकी, हालांकि वो इतना ज़्यादा उनका नहीं था कि हम इजराइल के खिलाफ परसू करें, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा कि उनको ये चीज़ फाइल करनी पड़ी। चीफ प्रोसिक्यूटर होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उसके पास आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वो डिस्कशन करता है आपसे और वो पुटअप करता है। तो ये कोशिश पिछले 6 महीने से हो रही है। अब जाके वो जो प्रोसिक्यूटर, उस पर इतना प्रेशर पड़ा है कि उसने जो है वो फाइल कर दिया है केस, और उस पर डिसीजन कभी भी आ सकता है। अब एक और खबर देखिए, अल कसम फाइटर्स lured a mechanized Israeli force and trapped it in a mine ambush using explosive devices and F-16 rockets that were fired at civilians but did not explode on Al-Sikka Street। मतलब Al-Sikka Street जो गाजा में है, उस पर इजराइल ने कुछ बम्बार्डमेंट किया था कुछ दिन पहले। उसमें जो इजरायली प्लेन्स ने बॉम्ब गिराए थे जो अनएक्सप्लोडेड थे, उनको हमास ने लेके उनको रीवर्क करके उनको बॉम्ब बनाया, और उससे उन्होंने एक माइन बनाई, जिस माइन में एक एम्बुश में उन्होंने आईडीएफ की एक टुकड़ी को फंसा दिया और उनको उड़ा दिया। उसमें भी लोग घायल हुए या मारे गए। उसके बाद मीरॉन सेटलमेंट में, इजराइल के मीरॉन बेस में हिजबुल्लाह ने फिर फायरिंग की, और उसके साथ साथ जो वही नेत्जरीम एक्सेस वाला जो इंसिडेंट है, वो लगातार उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि और हेलीकॉप्टर्स वहाँ देखे गए। मतलब करीब 3-4 घंटे से वहाँ इवैक्यूएशन चल रहा है। जहाँ पर 3-4 घंटे से इवैक्यूएशन चल रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। इसको वही है, मीडिया ने पूरी तरह से ब्लॉकआउट कर दिया। जिस तरह से नेल्सन मंडेला के पोते का इस्माइल हानिया से मिलना, ये भी एक बड़ी घटना है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, और इस चीज़ को भी मीडिया ने कहीं ना कहीं गायब कर दिया। इवन नेतन्याहू का जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, ये बड़ी घटना नहीं है। इसमें आप कुछ जो यूरोपियन अखबार हैं उनकी वेबसाइट पे आप कुछ पालेंगे, जैसे फ्रांस 24 प्रो इजरायली है, लेकिन इसने इस खबर को रिपोर्ट किया। गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन लोगों ने तो स्टोरी तक कैरी नहीं की। और इंडिया के जो अखबार हैं, जो अपने को, जो इंग्लिश के अखबार हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करने का दावा करते हैं, वहाँ तो एक लाइन भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक खबर आती है कि शुतला जो एक सेटलमेंट है इजराइल में, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। फिर एक और खबर आती है कि देखिए, अ नंबर ऑफ आईडीएफ कैजुअलिटीज वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप टू सेवरल हॉस्पिटल्स वाया हेलीकॉप्टर्स। बाकायदा इसमें दिख रहा है गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और उनको नेत्जरीम एक्सेस से, गाजा के अंदर से कई घायल आईडीएफ सोल्जर्स को उठा के गाजा में ले जाया जा रहा है एक हेलीपैड पे। उस हेलीपैड से जो एम्बुलेंसेज हैं वो उनको अस्पताल ले जा रही है, जैसे सरोका हॉस्पिटल उसी के पास है।
तो अब आप ये देखिए, ये साफ एक तरह की ये इमेजेस हैं जो साफ दिखा रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो साफ दिखा रही है। और इजराइल इस चीज़ को मेरे ख्याल से इसको डिनाई नहीं कर पाएगा, इसको उसको एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इजराइल ने फिर काउंटर हमला किया राफा में, और उसने कुछ करीब 3 लोगों को मार दिया। लेकिन देखिए, अभी भी इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी धमकी के बाद नेतन्याहू की हिम्मत नहीं हो रही है कि गाज़ा पे राफा पे वो हमला करे। बल्कि उसके उल्टा इजिप्ट जो एक प्रपोज़ल लाया है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इजिप्ट के प्रपोज़ल में ये है कि 1 साल का सीज़ फायर हो। परमानेंट सीज़ फायर जो हमास मांग रहा था वो नहीं, इजिप्ट के प्रपोज़ल में है कि 1 साल का सीज़ फायर हो। उस 1 साल के सीज़ फायर में होस्टेजेस की अदला बदली हो, जितने होस्टेजेस हमास के पास हैं वो इजराइल पहुंचे, और उसके चाहे 3 गुना इजराइल को रिलीज करना पड़े। लेकिन वहां भी बात जो फंस गई है कि जो मरवान बरगूती जैसे जो वेटरन जिनको पैलेस्टाइन का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, उनके रिलीज करने की बात है, या जो बहुत सीनियर कैदी हैं जो लाइफ सेंटेंस जो वहाँ पर भुगत रहे हैं, 3-3, 4-4 लाइफ सेंटेंसेस भुगत एक साथ, मतलब सैकड़ों साल के लिए वो जेल में, तो वो उनको इजराइल छोड़ने में हिचक रहा है। तो यहाँ लेकिन इजिप्ट का ये लास्ट प्रपोजल है। अब इससे बेहतर, जिसको अमेरिका की भी बैकिंग है, इससे बेहतर कोई प्रपोजल इसके बाद मुश्किल है। और इसको अगर इजराइल ने नहीं माना तो, और इधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कुछ ऐसी एक हस्तक्षेप हो गया, तो फिर स्थिति पूरी बदल जाएगी। उधर देखिए, अमेरिका में पूरा वही चल रहा है। येल स्टूडेंट्स ने फिर से जो उनको उनके इनकैम्पमेंट से निकाला गया था, उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए, पूरा न्यू ऑर्लियंस में जो स्टूडेंट्स ने जो अपना कैंपस उस पर कब्जा किया है, उस पर लगातार जनता खाना भेज रही है, लगातार जनता खाना भेज रही है उसमें। ये देखिए, ये चीज़ पहली बार ये ऐसा हुआ है कि लोगों ने, पब्लिक ने, स्टूडेंट्स के बाहर जो पब्लिक है उसने सपोर्ट करना शुरू किया है। उसके बाद आप देखिए कि जो डिसाइसिव आर नेगोशिएशंस, इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आई है कि वही बात कि इजिप्ट का जो प्रपोजल है वो लास्ट प्रपोजल है, और यहाँ तक कुछ अमेरिकन ने बात की है कि वी आर नियर कंक्लूजन ऑफ अ प्रिजनर एक्सचेंज डील बिटवीन हमास एंड तेल अवीव। ये बहुत इस तरह के बयान कई दिनों से आ रहे हैं, लेकिन इनको माना जाता है कि अमेरिका हमास पर प्रेशर डाल रहा है। However, despite some positives in the current proposals, the fundamental condition for any agreement is a ceasefire, which Israel has not yet agreed to. So the deal does not seem imminent. देखिए, साफ लिखा है ये खुद जो डिसाइसिव आर नेगोशिएशन, जिसमें अमेरिकन इनपुट भी है, ये पूरी रिपोर्ट है, इसको डॉक्टर कासिम ने हेड किया है, और वो एक बड़े इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं, और अमेरिका का पूरा सपोर्ट इनकी रिपोर्ट को है। उसमें देखिए, इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को लिखा है। अब ये जो देखिए सारे ये जो विकास क्रम हैं, इनसे हमको ये समझना पड़ेगा, इनको याद रखना होगा, क्योंकि कल को राफा में लड़ाई शुरू होती है तो क्या क्या किस किस ने कोशिश की। हमास ने पूरी कोशिश की है मेरी नज़र में कि जो लड़ाई है वो रुक जाए और कहीं ना कहीं शांति कायम हो। 1 साल का पीस प्रपोजल इजिप्ट का जो आया, वो भी हमास ने मान लिया कि ठीक है, परमानेंट सीज फायर मत करो, 1 साल का तो करो। लेकिन बात वही आ जाती है कि उसके लिए भी कोई इजराइल की प्रॉब्लम है कि वो जो बड़े बड़े फ़िलिस्तीनी नेता हैं, उनको अगर उसने छोड़ दिया, जैसे मरवान बरगूती को छोड़ दिया, तो थर्ड इंतिफादा तय है। ऑलरेडी शुरू हो चुका है थर्ड इंतिफादा, लेकिन पे एक बहुत बड़े लेवल पे फिर वो शुरू हो जाएगा। तो इजराइल की तो हालत ख़राब है, मतलब दोनों तरफ से फंसी हुई है। इधर क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकन स्टूडेंट्स ने जॉन हार्वर्ड, जो कि कुख्यात वहाँ का जो मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट, कुख्यात फिलैंथ्रोपिस्ट, उसकी मूर्ति पे पैलेस्टाइन फ्लैग लगा दिया था। वैसे ही जेफरसन भी, जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उसमें जेफरसन भी एक कंजर्वेटिव फिगर, एंटी ब्लैक, मतलब अश्वेतों के खिलाफ, तो उसके भी जो उसकी मूर्ति है लुजियाना है अमेरिका, न्यू ऑर्लियंस में, तो उसकी भी मूर्ति पे इन लोगों ने फ्री पैलेस्टाइन का फ्लैग लगा दिया। और अब आते हैं यमनी आर्म्ड फोर्सेस। यमनी
आर्म्ड फोर्सेस ने, यमन ने 2 और शिप्स पे हमला किया कल, वो बड़ी खबर आई है। और अब जो है ये हो रहा है कि यमन पे एयर स्ट्राइक्स अमेरिका की लगभग बंद हो गई हैं, एयर स्ट्राइक्स लगभग बंद हो गई हैं। जो पूरा ये हुआ था कि एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें नेटो कंट्रीज आएंगी, यमन को तबाह कर दिया जाएगा, सब खत्म हो गया और यमन अभी तक मार रहा है। अब देखिए, पूरा एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया यूएस में, जिसमें ये नारा था, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन इज ऑलमोस्ट फ्री। पहले ये नारा लगता था, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन इज फ्री। अब लग रहा है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन इज ऑलमोस्ट फ्री। उसके बाद देखिए, और कुछ जो प्रिजनर्स को लेके जो उनके साथ अभी भी बहुत भयंकर दुर्व्यवहार इजरायली प्रिजन्स में हो रहा है। और एक और खबर आई अमेरिका से। देखिए, लगातार अमेरिका और गाजा से पूरी खबरें आ रही हैं एक के बाद एक। तो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जो डीसी में, कैपिटल अमेरिका के वहाँ पर है, उस पर जो स्टूडेंट्स ने कब्जा किया था उनको हटाया गया, उन्होंने फिर दोबारा कब्जा कर लिया है। ये एक ज़बरदस्त एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद रॉकेट्स और लॉन्च हुए गाजा से इजरायली सेटलमेंट्स की ओर। और न्यू ऑर्लियंस पुलिस ने फाइनली जो जैक्सन की जो उनकी मूर्ति पे जो फ्लैग्स लगाए थे उन पे हमला किया, और उनको लेके अभी न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच लड़ाई चल रही है। ये अभी तक की खबरें हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि जो अरेस्ट वारंट की बात है, ये एक बड़ी खबर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑथराइज्ड है। अरेस्ट वारंट से ये नहीं है कि नेतन्याहू तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा मॉरल प्रेशर, एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर और अंदरूनी जो बदलाव है कि इजराइल के अंदर कहीं ना कहीं नेतन्याहू की सरकार खतरे में पड़ सकती है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।